बांग्लादेश के मेहरपुर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। जिस इस्कॉन मंदिर को जलाया गया वहां से टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट आपके सामने होगी। जहां हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए वहां से टीवी9 की जो टीम है वो लाइव अपडेट आप तक पहुंचाएगी। बता दें आपको, मेहरपुर जहां टीवी9 की टीम पहुंची है वो जमात इस्लामी और बीएनपी का गढ़ हिंसा में शामिल थे। जमात से जुड़े उपद्रवी, ऐसे में ये इलाका बेहद संवेदनशील, जहां से टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम तक पहुंचा रही। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है टीवी9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहां पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था, भगवान के स्थल को जो हालत की गई है उसको इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। और कैमरे पर इन सब तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं किसी लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटेगा। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। प्रभु जी, ये सब जो हुआ था उस समय आप लोग कहाँ थे? हम तो मंदिर पे यहीं पे थे हम यहीं पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे। लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम उस समय थे। कितने लोग आए थे? 500 से ज्यादा। वो लोग पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हम हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देखकर हमको। तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे इधर के लिए। हाँ। तो अभी देखिए, अभी पहले हमने आपको एक हिस्सा दिखाया था हमारे जी हाँ बिल्कुल, एक एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूरी बम विस्फोट हुआ, मतलब जो ग्रेनेड बम कॉकटेल। क्या कह रहे हैं सर? One kind of grenade made. One kind of grenade. Small. अच्छा, वो स्पॉट बता रहे हैं जहां पर कि इन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया या कॉकटेल बम, ये कह रहे हैं कि 1 काइंड ऑफ ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। अब तो ये हालत यहाँ पर है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरे वाले हिस्से को आपको दिखाते हैं। आइए प्रभु जी। और मैं कैमरा सहयोगी गंगा से कहूँगा कि थोड़ा वो अपना ध्यान भी रखे, क्योंकि प्रभु जी आप लोग सावधानी से बचे, क्योंकि अभी भी ताजा कुछ बम। तो ये वाली जगह कौन सी थी? यही वाला जगह है जहाँ पर जगन्नाथ का जो आराध्य थे। तो बताइए, जिस जगह पे पूरी दुनिया का पालन करने वाले जगन्नाथ स्वयं बैठते होंगे, वहां पर क्या हालत कर दी गई है वो आप देखिए। आग लगा, इधर से लेकर सब कुछ लेकर उधर आग लगा दिया, और उधर फिर आग लगा दी। हाँ, सब कुछ लेकर एक साथ लेकर उधर आप अच्छा, देख सकते हैं। जो आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ से भगवान को और सबको उठाया। हाँ, उठाया। फिर इन सबको यहाँ पर लेकर पहले तो वो लोग तो ऐसा करके मारा है। हाँ, तोड़ फोड़ किया, फिर अग्नि में वो लोग विसर्जन किया। टीवी9 के कैमरे पर इस वक्त आप वो तस्वीर देख रहे हैं। पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा टीवी चैनल जो मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल में आकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। 5 अगस्त को जब शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और वो यहाँ से भारत निकली, और उसके बाद उपद्रवियों का गुस्सा सीधे इस्कॉन टेम्पल में आया था। वो टेम्पल जहाँ से धार्मिक सद्भाव को लेकर लगातार संदेश दिया जाता था। और हमारे सहयोगी मनीष झा, जिनकी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो भी इस वक्त बांग्लादेश से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक कुमार जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के गुरजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। और मीर मुस्तफिर रहमान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, ढाका से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन आलोक कुमार जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि पहली बार दुनिया देख रही है मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर के अंदर की तस्वीरें हमले के बाद की। हमले में धधकता मंदिर हमने देखा था, इससे पहले वो तस्वीरें हमने देखी थी, और वो तस्वीरें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। आपको मकसद कुछ समझ में आता है? क्योंकि आंदोलन तो था कोटे के खिलाफ, फिर हुआ कि ये नजर आया कि तख्ता पलट किया जाना, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन्हें जो निशाना बनाया गया है, इसके पीछे कट्टरपंथियों की क्या मंशा आपको नजर आती? बांग्लादेश एक बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है जी। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब उसके फाउंडिंग फादर्स ने और अवामी लीग ने ये कहा था कि बांग्लादेश सबका होगा।
केवल मुसलमान का नहीं, केवल हिंदू का नहीं, सबका। और सेक्युलरिज्म उसका बेडरॉक था। जी। पर ये दुर्भाग्य है कि बार बार वहाँ पर दंगे होते। बीएनपी की सरकार बनी तो बहुत बड़े दंगे हुए। 2021 में तो किसी ने ये कहा कि पूजा के पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे कुरान मिली, सारा क्षेत्र धधक उठा, लोग मारे गए, रेप्स हुए, और बाद में पुलिस ने पाया कि वो कुरान तो किसी मुसलमान ने ही रखी थी। इस बार का भी आंदोलन तो सरकार के खिलाफ था, कोटे के खिलाफ था, पर 5, 6, 7 अगस्त को हिंदुओं को जो कुछ झेलना पड़ा है वो लोमहर्षक है। और फिर हिंदुओं को पकड़ना, एक पूरी चीज़ का वीडियो बनाना जिसमें देखना कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, और ये कंफर्म होने के बाद ये हिंदू है, उसको कैमरे के सामने निरंतर टॉर्चर करना, तब तक टॉर्चर करना जब तक वो सहता सहता मर ना जाए, और फिर उस वीडियो को रिलीज करना, ये परवर्टेड माइंड्स का काम है। ये उस पूरे आंदोलन को हिंदुओं के खिलाफ मोड़ने की साजिश थी। हम लोग इस साजिश से आहत हैं। हमने ये जरूर नोटिस किया है कि वहाँ के जो नए चीफ एडवाइज़र बने, उन्होंने ढाका में उतरने के बाद पहली चिंता इस पर व्यक्त की और कहा कि दंगे नहीं रुके तो मैं त्यागपत्र दूंगा। जी। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में चिंता प्रकट की और रोकने का आह्वान और प्रयत्न कर रहे हैं। कल वो मिलने वाले भी हैं हिंदुओं के दल से। हम अपेक्षा करेंगे कि इस तरह की हिंसा पूरी तरह रुके। जी। हम लोगों ने इसके बारे में 3 मांगे रखी हैं। माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा और वेलफेयर यह सुनिश्चित किया जाए। हमने दूसरी मांग ये उठाई है कि जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करके, और क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में समर्थ नहीं थी, उस नुकसान की भरपाई की जाए। जो धर्म स्थान तोड़े गए उनका पुनर्निर्माण के लिए सरकार खर्चा करे। जी। और तीसरी बात कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं जी, उनको मुकदमा चला करके पूरा दंड मिले। जी। आलोक जी, यानी आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शांति बहाली तो होनी चाहिए, साथ ही साथ विश्वास बहाली पर भी जोर होना चाहिए। जो अंतरिम सरकार वहां पर जिसका गठन हुआ है, मोहम्मद यूनुस की एक ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली आने वाले दिनों में। मैं कहूँगा ये, और मैं कहूँगा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने भी एक हेल्पलाइन जारी की है, और बांग्लादेश से कहीं से भी कोई समाचार आता है तो उस हेल्पलाइन पे दिया जाए। हम भारत सरकार से मिलकर उसके निवारण का प्रयत्न भी कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में, बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ में इस समय सारा देश खड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी, हमसे बातचीत करने के लिए। कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी TV9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे, और ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है। सरकार को भी इस मसले को उठाया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से भी, और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके सामने इस वक्त एक बड़ी चुनौती है विश्वास बहाली की, ताकि अल्पसंख्यक जो हैं वो खुद को सेफ और सिक्योर महसूस कर पाएं बांग्लादेश में रहते हुए भी। क्या इसकी कोशिशें इस वक्त बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में होती हुई नजर आ रही हैं? मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ढाका से 400 किलोमीटर दूर पहुंचे, आपने मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर की वो तस्वीरें हमें दिखाई। क्या हालत की है इस मंदिर की दंगाइयों ने, ये हमें पता चल रहा है। ये सारा जो मैटर है, ये अंतरिम सरकार कैसे हैंडल करती हुई नजर आ रही है, विश्वास बहाली की कैसे कोशिशें हो रही हैं, जरा बताएं।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि 5 अगस्त के शेख हसीना के यहाँ से जाने के बाद से लगातार जो स्थितियां बनी हुई थी और खास करके ढाका से दूर दराज के इलाके, जैसे इस वक्त मैं 400 किलोमीटर दूर में आया हूँ, लेकिन पूरे बांग्लादेश में एक सवाल था कि पुलिस कहाँ है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठे और उसके बाद से पुलिस नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब से TV9 की टीम बांग्लादेश में मौजूद है, आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद ना केवल हम और आप ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक तस्वीर है, एक पॉजिटिव एश्योरेंस है, बल्कि तमाम जो लोग हैं, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनको भी थोड़ा भरोसा होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने का काम पुलिस का है और पुलिस की मौजूदगी जरूरी है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप बांग्लादेश पुलिस के लोगों को देख रहे हैं, वो पुलिस जिनको लेकर लगातार पूछे जा रहे थे कि वो कहाँ है। बांग्लादेश पुलिस के ऑफिसर्स इस वक्त TV9 के कैमरे पर आपको दिख रहे हैं और ये कहाँ पर है? ढाका से 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, मेहरामपुर के पास, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्थित। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें आबादी के हिसाब से 95% पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी है, 5% पॉपुलेशन हिंदू आबादी है। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है ताकि अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो तत्काल मदद की जाए। और इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस के ऑफिसर्स को। ये मेहरपुर पुलिस स्टेशन में TV9 का कैमरा मौजूद है और जैसा कि हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों से वादा किया था कि हम ग्राउंड से सच्ची रिपोर्ट दिखाएंगे, वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके बाद आपको यकीन होगा कि हाँ अभी ये हालात है। और यकीन का दूसरा नाम है पुलिस। इस वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ये अलग बात है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन अभी खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि हर जगह सेना नहीं पहुंच सकती और फिर बांग्लादेश में सेना की संख्या भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों तक मदद पहुंचाना, कहीं भीड़ को जुटने ना देना, या भीड़ अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करती है तो उन सब की हेल्प करना, ये काम पुलिस का है और पुलिस को मौजूद होना जरूरी है, फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। हालांकि अधिकारियों ने हमें बताया कि अब वो यहाँ से न केवल पुलिस स्टेशन के अंदर रह रहे हैं, बल्कि पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर अब वो अपने इलाके में भी विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि लोगों को एश्योरेंस मिल सके। हालांकि पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के लोग लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, खास करके मैं ये इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आप सोचिए, जिस इलाके में महज 4-5% हिंदू आबादी रहती हो, अगर वहाँ पुलिस ना हो, अगर वहाँ पर सुरक्षा बल ना हो, उसके बाद इस तरह के जो बहुत ही ज़्यादा अगर आपके तनाव वाले माहौल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी के बाद उम्मीद जताई जा सकती है। बताया जा रहा है और अब जिस कम तरीके से अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपना पोस्ट छोड़ के भागे नहीं। जो शुरुआत में हमने तस्वीरें देखी थी, जिसकी वजह से शायद बाहर रह रहे अल्पसंख्यकों के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था कि जिनसे हमें सुरक्षा की उम्मीद है, अगर वही अपनी चौकी छोड़कर भाग जाएंगे तो हम जाएंगे किसके पास। मीर मुस्तफिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार ढाका से। सर, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी, एक बड़ा चैलेंज अंतरिम सरकार के सामने ये भी होगा कि ये पेश किया जा रहा है कि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में है, कहीं वो पाकिस्तान न बन जाए, क्योंकि आजादी के बाद से बांग्लादेश की जो वहां का इतिहास रहा है, जिसने भी सत्ता संभाली या तो उसे मौत मिली या फिर जेल। गुड मॉर्निंग। मैं तो सुनता हूँ आपको तस्वीर मेहरपुर का इस्कन मंदिर में जो हुआ, इट इज वेरी पैथेटिक, बट yesterday we asked the foreign advisor of this government about their plan regarding the protection of minorities. So what the foreign advisor told us that the government is very concerned, and the chief advisor, Dr. Yunus, he will meet with the leaders of the Hindu communities today. And the interim government has assured that each case of attack on minority community will be properly judged. These attacks, I have told you earlier, mainly in some places, attacks were carried out against Hindu community people on 5th and 6th August. And you know, what Manish was telling us, that in the last 3 days in Bangladesh, there were no police, as there was a strike from day before yesterday.
police started to join their duties. So in the meantime, there were some incidents in some places, but at the same time, there were some, I have told you earlier, there were some exaggerations also, because we have found many videos, many photos. Later, नहीं, रहमान साहब, जो हुआ वो हमने देखा, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। आप मुझे सर बस इतना बता दीजिए कि ये जो मंदिरों पर हमला हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अटैक करने की कोशिश हुई, इसके पीछे कौन है? क्या अभी तक की जो प्राइमरी जांच हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि इसके पीछे जमाते इस्लामी के लोग हैं? What foreign advisor yesterday told us that these attacks were more or less, there are some incidents which are political incidents. I mean, there are in some place, like suppose in Jashore, there are houses, both Muslims and Hindus, they are neighbors. So they attacked the house of Hindus also and Muslims also because they were the leaders or the activists of Awami League. That is the reason. So there are political reasons and there are religious reasons, but the government advisor told us that the government is concerned about both the reasons and they don't expect any kind of attack on any. ठीक है, यानी अभी तक की इस माहौल में, शुरुआती जांच में फिलहाल ये बात सामने आई है कि जो अटैक्स हुए हैं उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी थे और रिलीजियस रीजंस भी थे, यानी कट्टरपंथी ताकतों का भी हाथ निश्चित तौर पर था माइनॉरिटीज पर जो हमले हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। अब ऐसे लोगों को कब तक सबक सिखाया जाएगा और माइनॉरिटीज में जो इस वक्त विश्वास की कमी नजर आ रही है बांग्लादेश के, उसे कैसे बहाल किया जाएगा, यह बड़ी चुनौती है। वहीं मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर की सबसे दर्दनाक तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले के बीच कुएं में कूदकर लोगों ने यहां पर अपनी जान बचाई थी। दंगाइयों से बचने के लिए लोग कुएं में कूद गए। ये उसी कुएं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर पर जब हमला हुआ तो कैसे कुएं में कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई, ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी मनीष झा की यहीं से एक रिपोर्ट। इसी मंदिर के परिसर में ये देखिए एक छोटा सा कुआं भी मुझे साफ तौर पर भी हमारा कुछ भक्त इधर ऑस्ट्रेलिया तक वहाँ पर। अच्छा, जिस समय आग लगी थी तो कुआं में हाँ, एक भक्त जो क्या कह रही हैं माता जी? कितने? 3 लोग? अच्छा, 3 लोग जिस समय दंगाई आए उन्होंने आग लगाई और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 16 लोग थे बाहर जा नहीं पाए, वो लोग जो बाहर नहीं जा पाए वो कुएं में आकर उन्होंने शरण ली थी और इसी कुएं में जाकर वो छुप कर रहे। तो फिर उनको निकाला कैसे आप? फिर हम आकर जो बाहर का जो लोग आदमी अग्नि निरापण करने के लिए आया, उनके सहायता से हमें इनको बचा पाया। सहायता से फिर आपने बताई। तो आप सोचिए, ये तस्वीर TV9 के कैमरे पर और ये जानकारी TV9 के जरिए आपको हम दे रहे हैं कि जब इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई, जब इसे जलाया गया, उस समय यहाँ पर जो मौजूद भक्त थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के में कूद गए और कुएं में उन्होंने अपनी शरण ली। और जब बाद में कई घंटों के बाद जब यहाँ पर आग बुझाने वाले लोग आए तब उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। तो ये वाकया हुआ था, ये घटना हुई थी, जिस घटना की जानकारी इस वक्त पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी तरह का पैनिक फैलाना नहीं, बल्कि उस सच को बताना है कि यहाँ पर जो खौफनाक घटना हुई थी, जिस मंजर को इन सब ने देखा था, उससे पूरी दुनिया को हम रूबरू करा सके। और इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश में सरकार की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रदर्शनकारी हिंदू युवाओं के साथ ये बैठक बुलाई गई है। छात्र संगठन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ये बैठक है। इसमें आंदोलनकारी हिंदू युवाओं के साथ बैठक होगी क्योंकि वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गुरजीत जी, कोशिश होती हुई नजर आ रही है सर, यहाँ पर एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि विश्वास बहाली की जा सके, लेकिन आपको लगता है ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके के दृश्य हम बांग्लादेश से देख रहे हैं अभी भी, वो परेशान कर रहे हैं। जो आपके मनीष झा ने तस्वीरें दिखाई, मैं आपको की प्रशंसा करता हूं कि इन हालात में भी वो इतना दूर उस मंदिर तक पहुंचे और वहां से हमें तस्वीरें दिखाई। दूसरी बात जो आपने मेरे को पूछा, जो इस समय इंटरिम सरकार बनी है उसको मैं एफर्ट के लिए तो A+ तक देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा A+ देने से का कोई महत्व नहीं है।
उनकी जमीन पे कितनी एफिकेसी है ये देखना चाहता हूं। राइट। अब वो क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने जो दंगाओं में लोग को हानि हुई, ढाका में हुआ, अब माइनॉरिटी से वो बात कर रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया, मुस्तफिजुर रहमान जी ने, कि वो कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सस्पेक्ट्स है इस हिंसा के, उनसे कौन डील कर रहा है? पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है क्योंकि वो करते करते डर गई। फौज, ये तकरीब 30 बारी फौज ने पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप किया है और बांग्लादेश वही का वही है आज डेमोक्रेसी में। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग इन दंगाओं के जिम्मेवार हैं, जिन्होंने मंदिरों पे और अवामी लीग के सपोर्टर पे और निर्दोष लोगों पे हमले किए, उनसे कौन बात कर रहा है? फौज कर रही है क्या? हाँ। क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार तो नहीं कर रही है। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम बांग्लादेश को सुनार बांग्ला की तरफ फिर से ले जाएंगे। जरूर ले जाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी जो अभी तक दंगे हुए हैं उसको संभालना भी आपका काम है, और इसीलिए ये बात आती है। ये अच्छे लोगों को आगे किया गया है, अच्छे लोगों को आगे करके जिम्मेवारी दी गई, लेकिन क्षमता दी गई, उनको पावर दी गई स्टेट की कि वो लोगों को रोक पाएंगे, प्रोटेस्ट को रोक पाएंगे, दंगे रोक पाएंगे। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। डॉक्टर राजीव नयन भी हमारे साथ मौजूद हैं। नयन साहब, बांग्लादेश के इस वक्त के जो हालात हैं और जो अंतरिम सरकार है उसमें जिस तरह की पैठ जमाते इस्लामी की है, उसके चलते क्या ये भरोसा कहीं से भी जगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे, दोबारा माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं किया जाएगा और कट्टरपंथी अपना असली रंग नहीं दिखाएंगे? देखिए, जो बांग्लादेश में राजनीतिक कहें या धार्मिक संस्कृति कहें, बहुत दिनों से, यह एक नई घटना आप नहीं कहेंगे, इसकी जो परिणति हुई है बहुत दिनों से, जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, विशेष करके हिंदू, उन पर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, कई तरह के हमले किए जा रहे थे। और इसका एक बड़ा ही भयावह रूप आपने भी दिखाया जो इस्कॉन में, चाहे कई जगहों पर हुआ, और जिसके चलते देखिए एक छोटा सा समूह जो कि आगे आना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, उनके पास लगा कि कुछ अब नहीं बचा है। अगर वह नहीं एकजुट होकर सामने आते हैं तो पूरे का पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। और आप बार बार आंकड़े सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, चल रहे हैं कि किस तरह से वहां अल्पसंख्यकों, विशेष करके हिंदुओं की संख्या घटते जा रही है लगातार। तो इसके पीछे की वजह भी जानने की आवश्यकता है। यह केवल कह देना वह राजनीतिक एक तरह से उन पर आक्रमण हुआ था, यह उचित नहीं है। यह केवल इस तरह इस्कॉन पर क्यों राजनीतिक आक्रमण होगा? हो सकता है एक हिंदू नेता पर आक्रमण हो सकता है राजनीतिक, लेकिन एक धर्म स्थल पर क्यों राजनीतिक आक्रमण होगा? नहीं सर, ढाका से जो हमारे साथ जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा कि 2 रीजंस अभी तक की हिंसा के बाद सामने आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल रीजन और दूसरे रिलीजियस रीजन। उससे उन्होंने इनकार नहीं किया है। देखिए, जमाते जो वहां का तत्व है, जमाते तत्व, ये जो तत्व है, यहाँ तक कि शेख हसीना के समय भी उन पर उन्होंने नियंत्रण रखा, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए थे। राइट। भले ही वह नियंत्रित थे, तो वह जो तत्व थे जो लगातार आक्रमण कर रहे थे, वो अनियंत्रित तब आज के दिन में हो गए हैं। और इस समय का, इस अवसर का वो उन्होंने दुरुपयोग करके, और जो उनकी बहुत पुरानी, जो उनकी अपनी एक मंशा रही है, यहाँ से पूरे के पूरे अल्पसंख्यकों को भगा दिया जाए, वो कारगर करने का वह पूरा प्रयास किए हैं। अब यह चुनौती हर सरकार की है, केवल कभी नहीं, इस सरकार की विशेष चुनौती है। और हमारे समझ से जबरदस्त जिस तरह से अभी राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है विश्व भर से, और भारत को विशेष कर दबाव बनाना चाहिए कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस पर वक्तव्य भी दिया था, उनका स्वागत भी किया था मोहम्मद यूनुस का, लेकिन साथ साथ उन्होंने वक्तव्य अपने दूसरी पंक्ति में ही दिया था कि आप हिंदुओं की सुरक्षा करें।
और उस वक्त क्योंकि बिल्कुल सुरक्षा बिल्कुल करें। निश्चित तौर तो पर और उन्हें भारत एक सरकार तरह का से ये कंसर्न है और बहुत ही मौजूद कंसर्न है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उसे गंभीरता से तो लिया ही जाना चाहिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना ही होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बयान क्या है? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर हम गंभीर हैं, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा, ये कहा गया है अंतरिम सरकार की तरफ से। गुरजीत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम बार बार शांति बहाली और विश्वास बहाली पर जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है बांग्लादेश में, उसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा इंक्लिनेशन जमाते इस्लामी और बीएनपी की तरफ है, झुकाव है। ऐसे में लोगों के मन में डाउट होता है कि जिनको कहा जा रहा है बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा किए गए हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिल रहा है, अगर उनके प्रति झुकाव रखने वाले लोग अंतरिम सरकार का हिस्सा होंगे तो हमारी सुनवाई कैसे होगी? देखिए, जो रियल पॉलिटिक होता है उसके लिए हमें समझना चाहिए कि जो बांग्लादेश में जमात इस्लामी है वो अपने आप को पाकिस्तान का ऑटोनोमस विंग समझती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। दूसरी बात, जो भारत का जब ये दंगे शुरू हुए, जो पहला स्टेटमेंट था वो ये था कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। लेकिन जब शेख हसीना वहां से निकल पड़ी तो जो प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, उसमें जैसे कहा गया अब दंगे रोकने का और हिंदू समुदाय की सुरक्षा में कहा गया। तो ये अंदरूनी जो समस्या है उसका जो एक इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर आ रहा है और इसको बांग्लादेश को रोकना पड़ेगा। अब जो आप बात कह रहे हैं कि उस इंटरिम कमेटी में किन लोगों का क्या रवैया है, ये मैं पहले अपनी लैंग्वेज में कह चुका हूं कि उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे और कितनी उनको क्षमता पावर दी गई है। एक तो है ना मुखौटा है, मुखौटा के नीचे पावर है। अब देखिए श्रीलंका में भी ऐसे हालात थे, उन्होंने तो बिल्कुल सही बात है। ये माना जा सकता है कि शेख हसीना की सरकार से भी कुछ गलतियां हुई हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, लेकिन शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में बांग्लादेश काफी आगे भी गया है, जीडीपी ग्रोथ भी देखने को मिली है। अब उनके वहां से जाने के बाद किस तरह के हालात हैं वो हमारे सामने है। अब उस पर कैसे जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।